यहाँ पर होता क्या है कि विद्यार्थी रटने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि रीट ही होगा। हिंदी भाषा के समकक्ष होने के कारण वो संस्कृत भाषा का चयन कर लेता है। उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। संशय ना रखने की परीक्षा एक होगी या दो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज देखिए मैं दो प्रकांड विद्वानों के साथ में हूँ। एक मेरे साथ विद्वान है हिंदी के सहदेव जी सर, और एक प्रकांड विदुषी हैं डॉक्टर भावना मैम। हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं आने वाले अध्यापक भर्ती से संबंधित जो विद्यार्थी तैयारी में जुटे हुए हैं उनके संदर्भ में, कि हमारी इस चर्चा से उनके कुछ संशय दूर हों और हो सकता है हमारी इस चर्चा का उनको काफ़ी हद तक एक सही मार्गदर्शन में जो है दिशा मिले, लाभ मिले। तो मैं सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर भावना मैम से, कि मैम क्या लगता है आपको कि इस बार जो ग्रेड थर्ड के लिए भर्ती होगी, अध्यापक भर्ती, वो केवल रीट से हो सकती है या फिर दो एग्ज़ाम होंगे? इस समय बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो आप जी, क्या मानते हैं क्या हो सकता है? बिल्कुल। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो अपनी-अपनी तरीके से उन्होंने सोचा है और अपनी-अपनी तरीके से एग्ज़ाम करवाए हैं। हमेशा जब कांग्रेस आती है तो उन्होंने 2 एग्ज़ाम करवाए हैं, बीजेपी ने हमेशा एक ही परीक्षा के माध्यम से छात्रों को नियुक्ति दी है। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से विद्वानों की वीडियोज़ आ रहे हैं, जिस प्रकार से चर्चाएँ चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार रीट परीक्षा शायद एक परीक्षा के माध्यम से ही होगी। और देखते हैं जो भी निर्णय रहेगा, उसके आधार पर चाहे परीक्षा 1 हो या 2 हो, हम सभी नेक्स्ट गुरु की टीम प्रतिबद्ध है छात्रों को सफलता के द्वार तक पहुँचाने के लिए। इसीलिए छात्र किसी प्रकार का संशय ना रखें कि परीक्षा 1 होगी या 2। मैं सभी छात्रों को कहना चाहूँगी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात क्या होगा इसके बारे में सोचकर समय व्यतीत ना करें। आप अपनी पढ़ाई जोरों-शोरों से तैयार रखें, परीक्षा 1 होगी या 2, किसी भी रूप में आपको पढ़ना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है। हम सभी मिलकर एक टीम टीचिंग के माध्यम से आपको अध्यापन करवाएँगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत अच्छा। मैम एक सवाल और था हाँ जी। कि अगर केवल रीट के माध्यम से ही भर्ती होती है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर एक ही एग्ज़ाम गवर्नमेंट करवाती है, तो रीट तो क्या है कि कानून के तहत आरटी 2009 के तहत तो लगभग यही होना है। ऐसी स्थिति में रीट की तैयारी के लिए क्या लगता है आपका विषय जो है वो कितना महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, और जो विद्यार्थी आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए आपका विषय क्या मायने रखता है? बिल्कुल। सामान्यतया हम देखें तो कोई भी छात्र कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक ही संस्कृत पढ़ता है। इसके पश्चात वो कम से कम 8-10 वर्षों के लिए संस्कृत को छोड़ देता है और एक बहुत बड़े अंतराल के पश्चात जब रीट परीक्षा उसके सामने आती है, तो वो उसको हिंदी भाषा के समकक्ष होने के कारण वो संस्कृत भाषा का चयन कर लेता है। इस प्रकार हिंदी और संस्कृत 2 भाषाएँ उसके पास होती हैं। यदि पिछले रिकॉर्ड्स को हम लोग देखें तो हमें पता है कि कम से कम 85% से ज़्यादा लोगों ने द्वितीय विषय के रूप में संस्कृत का चयन किया है। जब कोई छात्र विषय ऑप्ट करने के पश्चात पढ़ना शुरू करता है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखता है, तब उसे जाकर पता चलता है कि संस्कृत जितनी सरलता से लिया है, उतना सरल विषय है नहीं। क्योंकि संस्कृत अपने आप में एक भाषा है। यदि मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री या ज्योग्राफी किसी और सब्जेक्ट की बात करूँ, तो वहाँ जो भी विषय है, जो भी कंटेंट है, वो अपने ही विषय से शुरू होता है और अपने ही कंटेंट पे समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि भाषा की बात करें तो भाषा समग्र रूप से सीखनी होगी, पूरा का पूरा विषय सीखना होगा। विषय का ज्ञाता जब तक नहीं है ना? तब तक वो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है, यदि एक सामान्य से वाक्य की बात करूँ कि मेरे पिताजी जयपुर से उदयपुर जाते हैं, एक सामान्य सा वाक्य है। इसका यदि हमें अनुवाद करना होगा तो इसके लिए मेरे 8 टॉपिक यदि जब तक आपके क्लियर नहीं होते, तब तक इसका अनुवाद आप नहीं कर सकते। तो आपको संज्ञा, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, अशुद्धि संशोधन और प्रत्यय, ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे, तब जाके एक छोटा-सा सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट कर पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी ये महज एक भाषा नहीं है, ये पूरा का पूरा विषय है और विषय ही आपको तैयार करना पड़ेगा। यदि मैं अपने अध्यापन शैली की बात करूँ, तो यदि आप नेक्स्ट गुरु का चयन करते हैं, तो मैं आपको से ये कहूँगी कि यहाँ संस्कृत विषय मैं पढ़ाऊँगी और संस्कृत विषय को बिल्कुल रूट से, ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगी। क्योंकि आज तक अपने अध्यापन 18 वर्षों में मुझे जितने भी लोग मिले हैं, वो सारे के सारे मुझसे मिलकर सबसे पहले यही बोलते हैं
कि मैम मुझे संस्कृत में कुछ नहीं आता, मुझे ज़ीरो से सिखाइए, क्योंकि मैंने कक्षा 6 से लेकर 10 तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक अंग्रेज को भी मैं 4 महीने में संस्कृत बोलना और लिखना सिखा सकती हूँ, तो तुम तो भारतीय हो, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगी, बहुत अच्छे से विषय वस्तु को पढ़ाऊँगी, और हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि यदि मेरी 3 या 4 घंटे जितनी भी कक्षा होती है, पूरा का पूरा कंटेंट उँगलियों पर याद होता है, तब जाकर मेरी क्लास समाप्त होती है। और नेक्स्ट डे जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले दिन पढ़ी गई समस्त विषय वस्तु को प्रत्येक छात्र से प्रश्नोत्तर के रूप में हम पूछते हैं, तब जाके दूसरे दिन का कंटेंट शुरू करते हैं। संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के पश्चात जितने भी एग्जाम पेपर रिव्यू हैं, उन रिव्यू को भी हम लोग कक्षा में ही सॉल्व करवाते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा विषय जो है वो आपको पढ़ाएंगे। महज 1.5 पेज का या 1 पेज का जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, वो हम नहीं पढ़ाते हैं। हम चाहे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या रीट की बात करें, तो पूरा का पूरा विषय विशेषज्ञ बनाकर छात्र को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि परीक्षा महज एक परीक्षा नहीं है, आपका अपना कौशल दिखाने का एक सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। अतः हम लोग एक बहुत बेहतरीन सेनापति, बहुत बेहतरीन सैनिक यहाँ पर तैयार करते हैं, और उन्हें इस तरीके से तैयार करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो जाकर यदि युद्ध स्थल में खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी अपने साथ में जो है सहदेव सर भी हैं, हिंदी के विशेषज्ञ हैं। मैं चाहूँगा कि सर से भी कुछ प्रश्न इस तरह के हों जो हो सकता है आपके संशय से जुड़े हों। सर, आपको क्या लगता है कि रीट के लिए अगर थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है, तो आपका जो विषय है हिंदी भाषा, ये क्या मायने रखता है? पहले तो सभी को नमस्कार और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने काफ़ी दिनों से इस पर सर की रणनीति तैयार हो रही थी और काफ़ी दिन से इस पर चर्चाएं भी चल रही थी। एक बहुत अच्छा प्रयास जो सर ने किया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर को। देखिए, ये जो भर्ती है ये बहुत जल्दी आने वाली भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी चर्चाएं चल रही हैं, जिस हिसाब से साला दर्पण में भी इनमें भी इनकी जो जानकारी दी जा रही है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। और हालांकि सर ने एक सबसे पहला सवाल भी किया था, या सर ने बोला भी था कि पेपर एक ही होगा या दो होगा। सर, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। लोग सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रहे हैं कि पढ़ें तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, रीट होगा या फिर मेंस भी होगा, या एक पेपर होगा या दो पेपर होंगे। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ में कंफ्यूज है। बिल्कुल। हालांकि आप देख रहे हो वैकेंसी आना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारी पोस्टें खाली भी हैं, और वैकेंसी निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सर इस जुलाई वाला जो सेशन आएगा अगले साल हाँ, 2025 के में, लिए तो बिल्कुल। तो हो सकता है तब तक ज्वाइनिंग देके और उनको अपना स्थापित करा दें स्कूलों में। तो उस हिसाब से सर मुझे लगता है कि अगर जुलाई 2025 में ज्वाइनिंग देने का अगर इनका विचार रहेगा, तो पेपर एक ही होगा। हाँ, और एक ही पेपर रहने के अलावा अब रीट को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक अनिवार्य हो गया, हर जगह भी है। तो ऐसा लगता है कि रीट ही होगा। और रीट का जो सिलेबस है वो मूल रूप से अगर मैं कहूँ, तो जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, भाषाएं हैं, हिंदी भाषा है, संस्कृत या इंग्लिश में से, तो अभी विद्यार्थियों को बिल्कुल भी असमंजस में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान है, आनी आनी है, निश्चित है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ भाषा है, हिंदी है, तो ये आनी आनी है। बिल्कुल। संस्कृत है तो ये तो आनी आनी है। तो विद्यार्थियों को अगर हो सकता है जुड़े तो कोई राजस्थान जीके का थोड़ा सा कोई बदलाव हो सकता है सर, हुआ तो। बाकी का ये 3 विषयों में तो ऐसा कोई असमंजस है ही नहीं कि नहीं हो या कोई दिक्कत आए। तो मैं तो विद्यार्थियों को बस इतना ही कहूँगा कि अपना जो बेशकीमती समय है उसे खराब ना करके अपनी पूरी तरह से तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब कब एग्जाम होगा ये निश्चित है कि सर एग्जाम होना ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई होगा नहीं। अब कब होगा, जब भी होगा आपको तो अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और एक प्रसिद्ध कहावत भी चलती है सर कि प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में खून का काम करता है। तो आप ये जो प्रशिक्षण ही है आपका, अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे, तो आप जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो वो आपकी जो प्रशिक्षण है ये आपके लिए खून का काम करेगा, आप में एनर्जी लेके आएगा, आपके कॉन्फिडेंस को विकसित करेगा, जिससे कि आप बड़े आराम से
प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जैसे कि सर हिंदी में 30 प्रश्न है, तो अधिकांशतः जो विद्यार्थियों के मेरे मैसेज देखे मैंने, कोई 28, 29, 30, 99% स्टूडेंटों के मैसेज यही होता है, सर मेरे 28 सही थे, 29 सही थे, 30, और आराम से निकल जाते हैं अगर ईमानदारी से मेहनत करी जाए। सर की साइकोलॉजी में कभी ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। मैं उनका एक बहुत अच्छा नाम भी है। मैं भी एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ और की भी है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा निकला है पिछले एग्जामों में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में अभी से जुट जाएंगे, और आप लोगों ने जो एक विश्वास जताया है नेक्स्ट गुरु पर, तो मैं भी आपको ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मैं सर के साथ जुड़ के आपकी जो तैयारी है उसको और अधिक मजबूत बनवाने की कोशिश करूंगा, और आपकी सफलता को और आगे ले जाने की कोशिश करूंगा सर के साथ मिलकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के इस प्यार और सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, मैं थोड़ा इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे साथ दोनों व्यक्तित्व जो हैं, ये केवल और केवल नेक्स्ट गुरु के साथ ही काम नहीं कर रहे हैं। आपको शायद इनके बारे में पता होगा, ये अपना खुद का एक बड़ा अस्तित्व लेकर के बैठे हुए हैं। बात करें सहदेव सर की, तो आपका खुद का कोंते क्लासेस के नाम से एक बड़ा संस्थान जो है भरतपुर में संचालित है, और मैं खुद भी वहाँ पर आता जाता रहता हूँ। नीट के विद्यार्थी भरतपुर में भी जो आपके संस्थान में होंगे, उनके लिए मेरी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। अभी मैं जाता रहा हूँ, और कुल मिलाकर के सर मेरे साथ नेक्स्ट गुरु में योगदान दे रहे हैं, तो मैं सर के साथ दे रहा हूँ। तो आप लोग कहीं भी जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम बहुत सकारात्मक तरीके से आप लोगों के लिए काम करने वाले हैं। और मैम की बात करें तो आपका खुद का डॉक्टर भावना क्लासेस के नाम से उदयपुर में एक बड़ा संस्थान है, काफ़ी पुराना संस्थान है। मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट गुरु में, कि इन्होंने नेक्स्ट गुरु के साथ में जो है जुड़ कर के विद्यार्थियों की सेवा के लिए, उनके कल्याण के लिए सोचा। पर साथ ही ये भी है कि आपके इनके जो संस्थान है, उनमें भी मेरी सेवाओं की जब भी ज़रूरत रहेगी, मैं वहाँ पर तत्पर रहूँगा। तो कुल मिलाकर तीनों ही संस्थान वर्तमान में एक बहुत अच्छे यूँ मान के चलिए कि कोलैबोरेशन के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ में काम कर रहे हैं, और रीट को लेकर के हम तीनों का मिलन एक राजस्थान में मिसाल बनने वाला है। क्योंकि रीट जो है दोस्तों, रीट से अगर थर्ड ग्रेड की भर्ती होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी और मेथड के लगभग 45 से 50% क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में संस्कृत और हिंदी दोनों आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका रीट क्लियर होना तो बहुत आसान है ही, बाकी मेरिट में भी आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा बता देना चाहूँगा मैं कि अंग्रेज़ी के लिए भी हमारे पास में काफ़ी विद्वान साथी जुड़े हुए हैं, और अंग्रेज़ी कुछ कम विद्यार्थी लेते हैं। जैसे मैम ने भी बताया कि 85% संस्कृत लेते हैं। इस वजह से हम ये मानते हैं कि ज़्यादातर विद्यार्थी इन 3 विषयों से जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि अभी मैम ने बताया कि जिसको हम बहुत आसान समझ कर के लेते हैं, वो लगता अपने को आसान है, बाकी अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, उनको समझने के बाद वो आसान हो जाता है। और ये दोनों ही महान विभूतियाँ जो है, इन दोनों के साथ मैंने काम करने के बाद ये महसूस किया है कि ये भाषाओं के साथ खेलते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, ये भाषा के साथ खेलते हैं, और इस तरह से खेलते हैं कि जिसको वो भाषा नहीं आती, वो भी बहुत आसानी से उस भाषा के अंदर न सिर्फ सीखता बल्कि पारंगत होने की दिशा में होता है। तो आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप नेक्स्ट ग्रुप की टीम के साथ तो हैं ही, साथ ही आज से आप लोगों के संशय को दूर करने में आप लोगों ने अपने-अपने विचारों के साथ में अहम भूमिका अदा की। धन्यवाद मैम। सर, एक सवाल मेरा आपसे भी ये है कि जैसे हिंदी विषय के जितने भी छात्र हैं उनको सहदेव सर बहुत अच्छे से परिपक्व कर देंगे, विषय का ज्ञाता बना देंगे, और जहाँ तक संस्कृत विषय का सवाल है, मैं भी छात्रों को बहुत अच्छे से पढ़ाकर विषय का ज्ञाता बना दूंगी। लेकिन सामान्यतया छात्रों को लगता है कि साइकोलॉजी जो विषय है वो बहुत सरल है, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। परीक्षा में जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं अप्लाइड तरह के, तो उन प्रश्नों को करने में छात्र असमर्थ हो जाता है। तो आपकी क्या प्लानिंग्स है? क्या आपने सोचा है स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उसके बारे में भी कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपका। देखो, मैं आपने कहा कि ये विषय सरल है, तो निश्चित रूप से विषय सरल है, और बहुत सारे विद्यार्थियों में ये डर भी है कि ये विषय अपने आप में बड़ा जटिल है।
वास्तविकता ये है कि मनोविज्ञान जो है, इसमें जैसे रीट में सीडीपी के नाम से आता है, ये बाल विकास के नाम से, कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों को मिला करके और पेडागोजी को मिला करके ये पाठ्यक्रम बना हुआ है। यहाँ पर होता क्या है कि विद्यार्थी रटने की कोशिश करता है, जबकि रियलिटी क्या है कि रटने का विषय है नहीं, ये विषय है व्यवहार का विषय। इसमें जो भी चीज़ें हम सिद्धांतों के रूप में पढ़ते हैं या किसी विद्वान के विचारों को हम पढ़ते हैं, तो उसे हमें दैनिक जीवन में उतारना होता है। और दैनिक जीवन में जब अपन चीज़ों को उतारते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। आपने कहा परीक्षा के अंदर उनके आंसर सही नहीं बैठते। पढ़ के जाते हैं, उनको लगता है एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठते। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ मनोविज्ञान में गहराइयाँ भी है और उन गहराइयों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो पिछली बार ही पूछा गया परीक्षा में। प्रश्न था कि खोज विधि का शिक्षण के क्षेत्र में और शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में किसने उपयोग किया? अब उसमें सारे के सारे स्टूडेंट जो थे वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि खोज विधि जो है उसको लेकर के उसका जनक अलग है, जबकि इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करने वाला अलग है। और विद्यार्थी क्या रट के रहता ना, तो वो उसके जनक के हिसाब से उसका आंसर सही कर रहा है, जबकि ब्रूनर जो थे उन्होंने इसको शिक्षण अधिगम में सबसे ज्यादा काम में लिया था। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसमें जो आपस में जुड़ी हुई है। एक क्या बहुत सारे विद्यार्थी ये समझते हैं कि मेथड और साइकोलॉजी अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। मेथड और साइकोलॉजी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है तो मेथड ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे, और अगर आप मेथड्स को बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो साइकोलॉजी आपको पढ़ना ही होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर खास बात है कि रटना छोड़ करके अगर विद्यार्थी व्यवहार को समझना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छे विषय के रूप में है, बहुत आसानी से इसमें अंक आते हैं। और रही बात आपने कहा मेरी प्लानिंग और रणनीति की, तो मैम इस बार मैंने नेक्स्ट गुरु के माध्यम से जो प्लानिंग की है वो अद्वितीय है। कोई संस्थान इस तरह से नहीं करता होगा। अभी मैंने क्या किया है कि मैं एक यूनिट पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाने के बाद में क्या करता हूँ, एक शालू धवन मैम है साइकोलॉजी के, उनको बुलाता हूँ और वो उस यूनिट के सवाल करवाते हैं, प्रश्न करवाते हैं। जैसे आज भी वो जयपुर से उदयपुर आए थे और आज भी उन्होंने सवाल करवाए। उससे क्या होता है कि जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ और मैं ही सवाल करता हूँ ना, तो मैं वही चीजें देता हूँ जो मैंने पढ़ाई है। सही है। लेकिन दूसरा आदमी पेपर बनाएगा और वो टेस्ट लेगा, सवाल करवाएगा, तो नई चीजें भी आएगी। उससे क्या बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी रणनीति है कि साइकोलॉजी में इस बार 2 लोग मिलकर एक विषय को पढ़ाएंगे, एक प्रश्न उत्तर हल करवाएगा, दूसरा विषय वस्तु पढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। और कोई सवाल आपका हो तो बताइए। नहीं सर, और कोई सवाल नहीं है। सभी छात्रों को मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि नेक्स्ट गुरु में सर की जो प्लानिंग्स हैं, सर की जो कार्यशैली है, वो अपने आप में अद्वितीय होती है। और यहाँ सर ने एक-एक टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स सारे के सारे उच्च स्तरीय गुणवत्ता युक्त हैं, सभी अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। तो आप यदि रीट परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना संकोच के आप इस संस्थान का चयन करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ की जितने भी अध्यापक हैं उनके मार्गदर्शन में रहकर नियमित अभ्यास करें, पढ़ाई करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप सभी का जो विश्वास हम पर है उसे हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, अपितु इसको और बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो सभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहकर हम पर विश्वास कर सकते हैं। मैम एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे हाँ है जी, श्योर। कि अभी अभी नेक्स्ट गुरु ने अपने पांव पसारे हैं हाँ जी। और उदयपुर में तो अपने आप में स्थापित है ही, जयपुर में भी जो है इसकी क्लासेस लगने वाली है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी वहाँ प्लानिंग हो गई है। और अभी बहुत जल्द वहाँ पर जो है सेमिनार के बाद में क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट रहेगा कि क्या जयपुर में भी आपकी सेवाएं उनको मिलेगी, जो जयपुर सेंटर पे रीट के लिए विद्यार्थी आएंगे, तो आपका क्या प्लान रहेगा वहाँ का? हाँ जी। देखिए उदयपुर में मेरा अपना क्लासेस है, वहाँ पर नियमित रूप से कक्षाएँ चलेगी। नेक्स्ट गुरु जो संस्थान उदयपुर में है, वहाँ पर नियमित रूप से कक्षाएँ चलेंगी और समय-समय पर जयपुर में भी जो रीट के लिए बैचेज़ बनेंगे, उनको पढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मैं आऊँगी और वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से छात्रों को पढ़ाएँगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपने संस्कृत विषय का चयन यदि किया है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। केवल पढ़ाया ही नहीं जाएगा, अपितु परीक्षा से पहले समय प्रबंधन कैसा हो, आपकी परीक्षा में
जो 2-2.5 घंटे का समय है उसमें आपका मानसिक स्तर कैसा हो, कम समय में किस प्रकार आप परीक्षा को प्रश्न पत्र में किस प्रकार आप अच्छी तरीके से अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएँ, इत्यादि विषयों पर भी हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो न केवल शिक्षण अपितु समय प्रबंधन, एकाग्रता और समय पर पेपर को किस प्रकार से उचित तरीके से श्रेष्ठ प्रबंधन के साथ सॉल्व किया जाए, इत्यादि विषयों पर भी हम लोग काफ़ी सारे मैराथन क्लासेस, मॉक टेस्ट, ओएमआर शीट टेस्ट इत्यादि लेकर आएँगे। तो यदि आप रीच में सफल होना चाहते हैं तो नेक्स्ट गुरु अपने आप में एक बेस्ट विकल्प है जयपुर और उदयपुर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और लास्ट में मैं फिर आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि नेक्स्ट गुरु उदयपुर में आप रीट के लिए पहुँचते हैं तो हम सकारात्मक रूप से प्रयास कर ही रहे हैं। जयपुर आप पहुँचते हैं तो हमारे सकारात्मक प्रयास रहेंगे। अगर आप पूर्वी राजस्थान के हैं और हमारे छोटे भाई सहदेव जी के संस्थान में भी आप आते हैं तो समान सेवाएं वहाँ भी आप लोगों को मिलेगी। जहाँ भी आपको सुविधा हो आप रीट के लिए इन संस्थानों में जुड़ सकते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ कि हम तीनों लोग एक मजबूती के साथ में तो हैं ही, हमारे साथ में बहुत सारी टीम है जो इस काम के लिए कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया विद्यार्थियों के लिए। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।